नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में JSSC में पूछे गए मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आपको साथ में क्लियर कराते चलूँगा। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ना, कहता है 225 का 2/3 225 का 2/3 180 के 3/4 से कितना अधिक है। 180 के 3/4 से कितना अधिक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो इससे कितना अधिक है वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर आप इसका वैल्यू और ये दोनों का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए पहले, है ना। 3 से काटेंगे, एक बार में कटेगा। 3 सत्ते 21, बच गया 1, 3 पचे 15। ठीक है, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 150। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना 4 से कटेगा, है ना। 4 चौक 16, बच गया 2, 4 पचे 20, है ना। यानी पूरा कट जाएगा ये 45 बार में, और ये 45 गुने 3 हमारा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 150 135 से कितना अधिक है, ये जो है वो 15 अधिक है। यानी यही जो 15 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। आपके स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि आप जो है ये वाला फॉर्मूला ज़रूर जानते होंगे, M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, M1 जो है या M जो है ये मजदूर बताता है। ये M जो है वो मजदूर के लिए आता है। मजदूर में जो है वो पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है और बच्चे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर M1 जो या M2 जो है वो मजदूर के लिए आएगा। ठीक है, वर्कर के लिए आएगा, और D जो है वो दिन के लिए आएगा, है ना, दिनों की संख्या के लिए। ठीक है, तो चलिए M1D1 बराबर M2D2। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, इसी के आधार पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, बिल्कुल एकदम इसी के बेस्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। क्या कहता है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी M1 का वैल्यू 20 और M1 का वैल्यू 20 है और D1 का वैल्यू कितना है, 10 है। अब यहाँ पर क्या बोलता है, 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब हम लोग का 25 व्यक्ति यानी M2 हमारा 25 हो गया, और हम लोग का D2 नहीं मालूम है तो D2 की जगह हम X मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कीजिए और X का वैल्यू निकालिए। 5 से काटेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, और ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 1 बार में, और ये कितना 4 बार में। अब देख रहे हैं आप कि X का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी यही 8 दिन हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान था। अब चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। देख तो दोस्तों, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जरा देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, है ना। एक समान गति से चलते हुए मोहित अपने घर से स्कूल जो कि 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। मोहित का घर जो है और स्कूल जो है कितना दूरी पर है, 800 मीटर की दूरी पर है। 800 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है कि इसे घर पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट, है ना, 20 मिनट में पहुंच जाता है, घर पहुंच जाता है 20 मिनट में। तो चलिए यहाँ से घर से जो स्कूल पहुंचने में इसको समय लगता है वो 20 मिनट लगता है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि मोहित की चाल क्या है। मोहित की चाल निकालना है दोस्तों, चाल। ठीक है, तो चाल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समय भी दे दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, समय 20 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला जान लेंगे, चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे लिख लें। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आप फॉर्मूला अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, चाल हमारा निकालना है तो कितना हो जाएगा दूरी 800 मीटर,
है ना, और समय कितना हो जाएगा, समय दिया हुआ है हमारा 20 मिनट, है ना, 20 मिनट, 20 मिनट। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में जो है ना वो चाल का जो भी यूनिट आ रहा है वो मीटर प्रति मिनट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दूरी और समय का जो यूनिट है उसको नहीं चेंज किए हैं। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये एक बार में और ये जाएगा 4 बार में और इस पर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा टोटल देखा जाए तो ये 40 मीटर पर मिनट आ जाएगा आंसर, है ना, 40 मीटर पर मिनट। ठीक है, चलिए ये हम लोग का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 40 मीटर पर मिनट। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, है ना। अगला क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, तभी आपका आंसर जो है वो अच्छे ढंग से आ पाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना तो आपका आंसर जो है वो आने में बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखा जाए ये भी जो है वो समय, दूरी और चाल का ही क्वेश्चन है ना। क्या कहता है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 6/13 चाल से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटे में पहुंचती है। दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए कहता है कि अपनी स्वयं की चाल की 6/13 से चलकर, तो 6/13। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह बनाएं, जैसे 6/13 दिया हुआ है ना, तो ये स्वयं की चाल का 6/13 दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि रेलगाड़ी की आरंभिक चाल जो है वो 13 यूनिट के हिसाब से है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं आरंभिक चाल। क्या मान लेते हैं इसको, आरंभिक चाल, और इसको मान लेते हैं हम लोग नया चाल। ठीक है, नया चाल। ठीक है, मतलब पहले जो रेलगाड़ी है या रेलगाड़ी की अपनी चाल जो है वो कितना 13 यूनिट के हिसाब से चल रही थी, और अभी जो है वो नई चाल जो है वो 6 यूनिट के हिसाब से चल रही है। ठीक है, ये हम लोग चाल मान लिए हैं। ठीक है, यानी ये हमारा जो है वो स्वयं की चाल है और ये जो बदला हुआ चाल है वो ये है 6 यूनिट के हिसाब से। अब देखा जाए कहता है कि जो नई चाल के हिसाब से अगर ये चलती है रेलगाड़ी तो इसे 26 घंटे लगते हैं, है ना, 26 घंटे में पहुंचती है। जहां इसे जाना है वहां ये 26 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस चाल से चलता है तो 26 घंटे लगता है। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि रेलगाड़ी को जो है मान लीजिए ए से बी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है। तो रेलगाड़ी को ए से अगर बी तक जाना है दोस्तों, तो ये चाहे जो भी चाल से चले, दूरी तो दोनों केस में बराबर होगा, है ना, दूरी दोनों केस में बराबर होगा। और इस हिसाब से जाएंगे 6 के हिसाब से, तो इसमें 26 घंटे समय लगते हैं। ठीक है, तो देखा जाए कितना दूरी होगा दोस्तों। यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुने समय। आप ये फॉर्मूला लिख लें, अगर आपको नहीं मालूम है तो चाल गुने समय लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे नई चाल के हिसाब से। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है, 6 गुने समय कितना लग रहा है, 26 घंटे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया। लेकिन अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर वो आरंभिक चाल से चले तो उसको कितने समय की बचत होगी। तो मान लेते हैं कि अगर ये आरंभिक चाल से जाती है तो इसको भी तो कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, समय तो लगेगा। तो मान लेते हैं अगर ये आरंभिक चाल से जाती है तो इसको x घंटे का समय लगता है। कितना घंटे का समय लगता है, x घंटे का समय लगता है। तो चलिए इस स्पीड से जाएंगे और x घंटे का समय लगा तो भी दूरी तो मेरा वही निकलेगा, यानी कि मेरा यहाँ देखेंगे लिख सकते हैं 13 गुने x। ये भी क्या हो गया, दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी दोनों केस में तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बराबर का साइन लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 दूना 26। अब देखा जाए तो x का वैल्यू कितना निकल रहा है, 12। x का वैल्यू 12, यानी अगर हम लोग अपने स्वयं की चाल से जाएंगे तो हम लोग को समय कितना लग रहा है, ये 12 घंटे लग रहा है। कितना घंटा, 12 घंटे। और अगर हम लोग नई चाल से जाएंगे तो हम लोग को 26 घंटे लग रहा है, 26 घंटे। तो आप बताइए दोस्तों, अगर हम लोग अपनी स्वयं की चाल से जाएंगे तो बताइए यहाँ पर कितने समय की बचत होगी।
ठीक है, अगर हम लोग ये अपने स्वयं की चाल से जाएंगे तो कितने घंटे की बचत होगी? 14 घंटे। कितने? 14 घंटे की बचत, है ना, 14 घंटे की बचत होगी। तो यही तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। कितने घंटे की बचत होगी? 14 घंटे की बचत हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर योगफल 7 आने की संभावना क्या है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो प्रायिकता का क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर दो पासा फेंका जा रहा है, तो दो पासा को फेंकने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पर पहले कॉन्सेप्ट पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, दो पासा को अगर एक साथ फेंकते हैं तो हम लोग को संभावना निकालना है। संभावना मतलब प्रायिकता होता है, ठीक है। तो प्रायिकता आप जानते हैं क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग दो पासा को एक साथ फेंकते हैं, ठीक है, दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो हम लोग का कुल परिणाम कितना होगा? तो कुल परिणाम कितना होगा दोस्तों? जैसे मान लीजिए हम एक पासा फेंकें तो उस पर कितना आ गया? उस पर 1 आ गया। दूसरा फेंके तो उस पर भी 1 आ जाएगा। यानी दो पासा को अगर एक साथ फेंकते हैं तो पहला पर 1 आ सकता है, दूसरा पर भी 1 आ सकता है। हो सकता है पहला पर कितना आ जाए? 1, दूसरा पर 2 आ जाए, ठीक है। इसी तरह पहला पर 1 आ जाए, दूसरा पर 3 आ जाए, और इसी तरह से बहुत सारे जो परिणाम है वो आ सकते हैं। हम लोग लास्ट वाला टर्म को लिख लेते हैं 6। आप इसको लिखते जाइएगा ना इस तरह से, तो आप देखिएगा इस तरह से लिखते जाएंगे तो आपको लास्ट में 6 यानी पहला पासा पर 6 और दूसरा पासा पर भी 6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिख दिया गया है ये कितना परिणाम लिखा गया है? तो यहाँ पर कुल परिणाम जो होंगे दोस्तों, ये कुल परिणाम जो हैं वो कितने हैं? 36 है, ठीक है। कुल परिणाम जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? कुल परिणाम जो है वो हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। कुल परिणाम 36। दोस्तों ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप एग्जाम में इसको लिखिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, आप इसे ना लिखें, ठीक है। देखिए आप इसको सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको कुल परिणाम निकालना है, ठीक है, तो आप जैसे पासा उछाल रहे हैं, ठीक है, पासा उछाल रहे हैं तो पासा जो है वो एक पासा में कितना फेस होता है? एक पासा में 6 फेस होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको एक लेकर के उछाल रहे, एक पासा को उछाल रहे, तो उसमें कुल परिणाम कितना आएगा? तो आप जो भी आपके पास पासा है उसमें कितना फेस है? 6 फेस है। और कितना पासा लिए हैं उछालने के लिए? 1। तो आप पावर में 1 दे दीजिए, तो कितना होगा? 6 का पावर 1 मतलब 6। अगर एक पासा आप उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 6। अगर आप दो पासा उछालते हैं तो पासा में तो फेस वही होगा 6। कितना पासा लिए हैं? पासा 2 लिए हैं, ठीक है, तो पावर 2। तो कितना हो जाएगा? सो जरा बताइए। तो 6 का पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 पासा लेते हैं, ठीक है, 3 पासा यानी 6 का पावर 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कुल परिणाम? तो 6 का पावर 3 आप 6 गुने 6 कीजिएगा तो आपका जो है वो 216 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुल परिणाम हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कुल परिणाम जो है वो 36 हो गया। अब देखिए हम लोग को जो है वो प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता में होता क्या है कि जिस चीज़ का डिमांड किया गया यानी वो उसको हम लोग अनुकूल परिणाम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पासा जब फेंका गया तो योगफल जो है वो 7 आने की क्या संभावना है, यही आपको निकालना है। तो योगफल 7 आने की क्या संभावना है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 36 लिखा गया। देखिए यहाँ पर पहला केस अगर देखा जाए तो ये पहला पासा पर, ये दूसरा पासा पर, तो क्या यहाँ पर ये जो है वो 7 आ रहा है जोड़ने के बाद? क्या नहीं। तो ये हमारा अनुकूल परिणाम नहीं होगा, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन होगा? पहला पासा पर 1, दूसरा पर 6। देखिए 6 और 1 7। उसी तरह पहला पर 2, दूसरा पर 5, पहला पर 3, दूसरा पर 4, फिर 4 3, 5 2 और 6 1, है ना। तो इतना जो होगा वो हमारा अनुकूल परिणाम होगा, ठीक है। तो यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6।
अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम लोग का संभावना जो है, ठीक है, तो हम लोग का जो प्रायिकता निकालना है, ठीक है, प्रायिकता या संभावना दोनों एक ही चीज़ होगा, ठीक है, प्रायिकता या जो संभावना होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, जो हम लोग को यहाँ निकालना है प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 6, और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 36, है ना। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 आएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। 8 cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात करें यदि 8 cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 6 है, ठीक है। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन होने वाला है। आप क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 बार में हो जाएगा और ये 4 बार में, ठीक है, 2 से। अब यहाँ देखा जाए cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर को हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर जो है वो दूसरे साइड जाता है ना, तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो स्क्वायर को दूसरे साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो cos थीटा बच जाएगा इधर। और इधर जब हम लोग रूट लाएंगे तो 4 का रूट तो हम लोग जानते हैं, 4 का रूट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, लेकिन 3 का रूट ये नहीं निकल पाएगा अभी, ठीक है, इसलिए 3 पर रूट रह जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर √3/2 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि थीटा बराबर कितना होगा, ठीक है, थीटा बराबर कितना होगा। तो थीटा बराबर देखिए cos थीटा बराबर √3/2, और ये cos थीटा का कितना वैल्यू होता है दोस्तों, ये हमारा 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये हम लोग का आंसर जो है वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। चलिए अगर किसी भी प्रकार का आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं स्पेशली उस टाइप के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आप लोग के लिए मैं वीडियो बना करके आप लोग तक पहुंचाने का काम करूंगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 7 बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 49√3 वर्ग इकाई हो, तो इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्तों, उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना। और दूसरा क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। दोस्तों मैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जो होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। और अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती है, और इसमें जितने भी कोण मिलेंगे आपको, ठीक है, जितने भी कोण मिलेंगे, 3 तो कोण मिलेंगे ही, है ना। तीनों कोण जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तीनों कोण जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ये समबाहु त्रिभुज का एक विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का कोण वगैरह से यहाँ पर कोई अभी ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछे, है ना, क्षेत्रफल, तो कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर, ए जो है वो भुजा की लंबाई होगी, ठीक है। और इसका ऊंचाई जो होगा, ठीक है,
ऊंचाई, तो ऊंचाई जो होता है वो कितना होता है, √3/2a। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा और ऊंचाई ये। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 49√3। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 49√3 कितना, 49√3 क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। ठीक है, √3/4a² = 49√3। ठीक है, ये जो है ये क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ से हम लोग a निकाल लेंगे। तो देखिए √3 और √3 का यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए a², ये 4 को इधर ले आएंगे तो a² = 49 × 4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो उधर जा कर के दूसरे साइड रूट बनेगा। तो 49 का अगर हम लोग रूट देखेंगे तो 7 निकलेगा और 4 का रूट देखेंगे तो 2 निकलेगा। यानी फाइनली देखा जाए तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 14 यूनिट। कितना यूनिट, 14 यूनिट a का वैल्यू। यानी पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 14 यूनिट होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी एक और क्वेश्चन है। इसका हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, इसका हाइट निकालना है। ठीक है, इसका हाइट निकालिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, अभी देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। ठीक है, आराम से बनाइए। कितना हो जाएगा, √3/2 और a कितना है, 14 है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कीजिए, 2 × 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल कैलकुलेशन कितना आएगा, 7√3 और ये भी क्या होगा, यूनिट में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और दूसरा आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, तो आप दोनों आंसर देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, आप इसे लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए इसको ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है, ये ऊंचाई और दूरी है ना। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ये लगभग सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है एक पेड़ आंधी में टूट गया। ठीक है, एक पेड़ जो है वो आंधी आने के कारण क्या हो गया, टूट गया है। उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 45 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 50 मीटर है। देखिए दोस्तों आप देखे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो पेड़ टूटा है वो किस तरह से टूटा हुआ है कि टूट करके पूरी तरह से वो गिरा नहीं है। ठीक है, बीच से ही कहीं टूट गया है ये पेड़। ठीक है, ये पेड़ इतना बड़ा था। ठीक है, ये बीच से ही मान लीजिए यहाँ टूट गया। ठीक है, ये पेड़ को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये बीच से ये टूट गया। ठीक है, बीच से टूट गया और टूटने के बाद क्या हुआ, ये जो इसका शीर्ष भाग है वो आकर के ये ज़मीन से जा कर के टच कर गया है। ठीक है, और ये यहीं पर इसी तरह लगा हुआ है। तो अगर ये पेड़ टूट करके गिर जाएगा और जिस तरह अभी बोला गया क्वेश्चन में उस तरह गिरेगा तो फिगर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा ज़मीन हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए ये जो है वो पेड़ जो है वो ज़मीन पर 90 डिग्री से खड़ा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये टूट गया है तो जो जहाँ पर जिस स्थान से ये ज़मीन को टच किया है इसका टॉप, वहाँ पर कितना कोण बना रहा है, वहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब देखिए इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि उसकी जड़ से कितनी दूरी है, ये जो इसका शीर्ष है वो 50 मीटर है। कितना, 50 मीटर। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई है ना, पेड़ की ऊंचाई कितनी थी टूटने के पहले। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये वाला हाइट और ये वाला, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पेड़ का हाइट हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब ये दोनों आप निकाल के आप इसको ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर ए बी और सी नाम दे दिए। ठीक है, तो पेड़ का हाइट क्या हो जाएगा, AB + AC।
ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री ही बनेगा, यहाँ 90 है तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 90 अकेले हो गया तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि दोनों न्यून कोण बराबर हो गए तो उसके सामने वाली भुजा भी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ये निकालना है, तो अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके आप AC निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेते हैं, सपोज ये हम लोग का परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, ये हम लोग का कर्ण होता है। तो ये किस में आता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग बैठा सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 1/√2, ठीक है, 1/√2 जो होता है साइन 45। तो साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो 50 बटे कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, AC। अब देखा जाए दोस्तों यहाँ पर AC बराबर कितना हो जाएगा, तो 50√2 ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो AC का वैल्यू निकल गया, AB का वैल्यू निकल गया। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसलिए पेड़ की ऊंचाई हम लोग को क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, AB प्लस AC। तो AB का वैल्यू कितना है, 50 है, और प्लस AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AC का वैल्यू 50√2 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखा जाए तो 50 कॉमन निकल जाएगा, तो 50 कॉमन निकल जाएगा तो 1 + √2, ठीक है, ये बन जाएगा, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए कहता है एक अंडे बेचने वाला 8 दर्जन अंडे 1 रुपये के 4 के भाव से खरीदता है। दोस्तों एक अंडे बेचने वाला है, वो अंडे को किस भाव से खरीदता है, 1 रुपये में 4 के भाव से, ठीक है। तो एक अंडे का कितना पड़ेगा, 1/4 रुपया पड़ेगा, ठीक है। और वो कितना अंडा खरीदा है, 8 दर्जन, ठीक है। तो 8 दर्जन उसको अगर पीस में कन्वर्ट करेंगे तो 12 × 96, ठीक है, 96 पीस अंडा वो खरीदा है। अब देखा जाए इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो 96 अंडा खरीदने में कितना रुपया लगाया है, यानी उसका जो क्रय मूल्य हुआ 96 अंडा का वो कितना हो जाएगा। तो इसको 4 से अगर काट देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ये हमारा 24 बार में कटेगा। कितना, 24। तो वो क्रय मूल्य के रूप में कितना लगाया है, 24 रुपया लगाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं तब भी 5% लाभ कमाने के लिए वह प्रति अंडे किस दर से बेचेगा। दोस्तों यहाँ पर दिक्कत इस बात का हो गया कि ले जाने के दौरान इसका 1 दर्जन अंडा जो है वो टूट गया है, ठीक है। तो अब उसके पास कितने दर्जन अंडे, 7 दर्जन अंडे ही बचे। अब उसको 7 दर्जन अंडे ही बेचना है और उसको 5% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, 5% प्रॉफिट। तो वो जितना भी पूंजी लगाया था उसका 5% उसको प्रॉफिट आना चाहिए। तो पहले देखते हैं यहाँ पर कि ये 24 रुपया लगाया था, ठीक है, तो इसका ये 5% अगर प्रॉफिट कमाएगा तो इसको इसके पास जो है टोटल कितना पैसा बेचने के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 24 का 5% अगर वो प्रॉफिट कमाता है तो 24 का कितना % उसको वापस मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 24 का 105% उसको बेचने के बाद टोटल रुपया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 100% जो होता है वो हम लोग का खुद का पूंजी होता है, और अगर हम लोग जितना % प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उतना % उसमें हम लोग ऐड करके लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए 100 और 5% प्रॉफिट यानी हम लोग को 105% में उसको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों यहाँ पर इतना रुपया अगर उसके पास विक्रय मूल्य के रूप में आता है तो उसको 5% का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इतना रुपया तो उसके पास आ गया, ठीक है। तो ये जो इसके पास पैसा आया वो कैसे आया, इसके पास जो पैसा आया है वो 7 दर्जन अंडे बेचने के बाद आया है, ठीक है। तो 7 दर्जन अंडा का विक्रय मूल्य इतना है, तो बताइए 1 पीस अंडा वो कितना में बेचा,
ठीक है, 1 पीस अंडा वो कितना में बेचा, तो 7 दर्जन मतलब कितना, बरसते 84, तो ये 84 पीस का है। तो 1 पीस का निकालने के लिए इसको 84 से क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे, तो 84 हम लोग नीचे कहीं भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा निकलेगा ये क्या चीज़ में निकलेगा, ये रुपया में निकलेगा, प्रति अंडे रुपया में इसका दाम निकलेगा। लेकिन हम लोग का जो ऑप्शन में दिया हुआ वो पैसा में दिया हुआ है, तो पैसा में कन्वर्ट करने के लिए, रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। तो अब यहाँ से 100 और ये 100 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग और काट सकते हैं, कितना, 12 दूना 24, ठीक है, और 12 से 84, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7 और ये 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि ये पैसा में आ गया है, तो ये 15 दूना 30, ठीक है, 15 दूना 30, ये पैसे प्रति अंडे, ठीक है, प्रति अंडे उसको बेचना चाहिए। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, SP, ठीक है, यानी किस दाम पर उसको बेचना चाहिए, 30 पैसे प्रति अंडे अगर वो बेचेगा तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से आप लोग को क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है, और वो लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। बात ऐसा है कि जितना भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ, और आगे भी जितने भी सीरीज आएंगे, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही होंगे और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट सिर्फ नंबर्स बदल करके और पूछा जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा, सिर्फ आपका जो नंबर्स होंगे उसमें डाटा, जो क्वेश्चन में डाटा होंगे वो खाली चेंज हो सकते हैं, बाकी एकदम बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन, पैटर्न वगैरह सब कुछ यही होने वाला है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयार कीजिए। चलिए देखिए, लबालब भरी हुई एक टंकी से पानी निकाला जाता है। दोस्तों एक टंकी है वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, एकदम लबालब भरा हुआ है। ठीक है, टंकी की आकृति उस घनाभ की है जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और गहराई 80 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये टंकी जो है वो घनाभ के आकार का है। यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं, टंकी जो है वो किस आकार का है, टंकी जो है वो घनाभ के आकार का है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग घनाभ बना सकते हैं। चलिए देखा जाए इसको, टंकी जो है वो घनाभ के आकार का है। ठीक है, और टंकी घनाभ के आकार का है तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होगा। तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट जो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये दोनों मीटर में और ये सेंटीमीटर में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, टंकी में पानी जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। इस टंकी से पानी निकाला जाता है, और किस हिसाब से पानी निकलता है इससे, कहता है कि 120 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 6 मिनट तक पानी निकाला जाता है। और यहाँ पर 6 मिनट के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, यानी कि इससे जो है पानी 6 मिनट तक निकाला जाता है, और प्रति सेकंड किस हिसाब से पानी निकल रहा है वो भी आपको दिया हुआ है। तो अभी तो टंकी में पानी का हाइट जो है वो 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भरा हुआ है। तो 6 मिनट जब चलेगा तो पानी का हाइट तो घट जाएगा ना, तो कितना रह जाएगा 6 मिनट चलने के बाद, वही आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले ये पानी कितना निकला 6 मिनट में। तो दोस्तों 120 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड निकल रहा है। कितना, 120 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में। तो यहाँ पर सबसे पहला देखा जाए कि 60 सेकंड में कितना निकलेगा। 60 सेकंड में मतलब इसको 60 से गुना कर देंगे तो ये 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में इतना पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर में है ये, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
6 मिनट चला है, तो 1 मिनट में इतना, तो 6 मिनट के लिए हम लोग 6 से और गुना करेंगे, तो इतना पानी जो है वो 6 मिनट में बाहर हो गया। दोस्तों अगर यही पानी टंकी में था, ठीक है, यही पानी अगर टंकी में था तो वो किस आकार में था, वो घनाभ के आकार में था, ठीक है। तो घनाभ के आकार में था और यही बाहर निकल गया, तो टंकी में पानी का जो हाइट है वो भी घट गया। तो मान लेते हैं टंकी से कितना हाइट घटा है, यानी कि ये वाला पानी अगर टंकी में होता तो कितना हाइट होता, मान लेते हैं यहाँ तक, इसके निकलने के बाद टंकी में पानी का हाइट यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो ये वाला हाइट हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, ये हाइट हम लोग का x है, कितना है, ये हाइट हम लोग का कितना है, x है, ठीक है। अब हम लोग यही x का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, तो हम लोग को पता चल जाएगा टंकी कितना खाली हुआ है, फिर हम लोग वो वाला ये जो वैल्यू होगा वो 80 में घटा देंगे, हम लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यही पानी अगर टंकी में होता है तो टंकी में पानी का हम लोग आयतन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया, यहाँ लंबाई जो हो जाएगा 4 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना लिखेंगे 150 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर मतलब सारा पूरा यूनिट जो है सब एक जैसा रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और इसके बाद हाइट इसमें देखा जाए तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10 10 10 2 0 यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर तो 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4 और ये 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 पचे 15, ठीक है, यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसको और हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इतना भी रखेंगे तो भी हम लोग का काम बन जाएगा। यहाँ x बराबर कितना आएगा दोस्तों, ये 6 6 36 बटे 50 आएगा, ठीक है। और भी काट सकते हैं लेकिन अभी इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अभी क्या करेंगे इसको, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग को 50 से भाग देना है, तो 50 से भाग ना दे करके हम लोग नीचे क्या बना देते हैं 100 बना देते हैं, ठीक है। तो 100 कैसे बनेगा, तो 100 बनेगा यानी इसको 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो जब 2 से हम लोग इसको गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा और ये बन जाएगा 72 बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 72 बटे 100 हो जाएगा, है ना। और 72 बटे 100 अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हम लोग तुरंत ये लिख देंगे, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, क्लियर है, 0.72 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का जो पानी का हाइट पूछा जा रहा है टंकी में, ठीक है, तो इसलिए टंकी में पानी की ऊंचाई, है ना, टंकी में पानी की ऊंचाई टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी होगी, तो टंकी में पानी का हाइट कितना था, ये 80 सेंटीमीटर था और इसमें हम लोग कितना घटा दे रहे हैं, इसमें हम लोग को 0.72 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों 79.28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।